तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोहिबिशन एक्ट 1986। स्टूडेंट, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टेट जुडिशरीज के एग्जामिनेशंस के लिए। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज ऑन द वे है। राजस्थान को नोटिफिकेशन बस अब निकलने ही वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी आने वाली है और बाकी स्टेट्स की वैकेंसीज भी इस साल हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो उन सभी स्टेट की वैकेंसीज में जिसकी स्टेट के अंदर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट पूछा जाता है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट एक ही वन शॉट में हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर। मेरा नाम है पंकज, शुरू करते हैं। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये 1986 का ये एक्ट है। एक्ट नंबर स्टूडेंट इसका जो है यस, एक्ट नंबर है इसका स्टूडेंट्स 60 ऑफ 1986। ठीक है, देखो, जब भी हम कोई एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं लॉ के अंदर, तो हमको बहुत ध्यान से हमको एक चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशंस में ये बात पूछ पूछ ली भी जाती है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डेट्स को अच्छे से याद नहीं रखते और फिर उनको एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी ये आप एक नया एक्ट पढ़ें तो आपको हमेशा डेट्स सबसे पहले पढ़ लेनी है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है। ठीक है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की इनैक्टमेंट डेट इसकी इनैक्टमेंट डेट है स्टूडेंट्स 23 दिसंबर 1986 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, चलो, टोटल सेक्शंस जो हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, टोटल सेक्शंस जो हैं वो है इसके अंदर 10 सेक्शंस इसके अंदर होते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986 के अंदर। ठीक है, इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था, मतलब क्या है ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। तो क्या मतलब है इसका, देखो, ये आपका एक ऐसा एक्ट है, मैं यहाँ पर साथ साथ लिखते भी रहता हूँ ताकि जो बच्चे नोट्स बनाने में कंफर्टेबल रहते हैं वो साथ साथ मेरे नोट्स भी बनाए ही ले। ठीक है, चलो इधर देखो स्टूडेंट्स, देखो, ये आपका एक ऐसा एक्ट है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट, एन एक्ट टू प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट करता है ये, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब विमेन का गलत तरीके से प्रदर्शन करना। ठीक है, वो गलत तरीके से प्रदर्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो बॉडी शेमिंग के फॉर्मेट में हो सकता है, वो सेक्सुअल फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में आपका रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कराया जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट हमारा बनाया गया है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका एडवर्टीजमेंट में होता है, नेक्स्ट पब्लिकेशंस में होता है, नेक्स्ट किसी भी राइटिंग या डॉक्यूमेंट के अंदर, नेक्स्ट किसी भी पेंटिंग या स्टैच्यू में,
या फिर किसी भी फिगर में या डायग्राम में। तो इन सारे मेथड में किसी भी विमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो उस रिप्रेजेंटेशन को रोकने के लिए ये एक्ट हमारा बनाया गया है। ठीक है, टोटल सेक्शंस इसके अंदर स्टूडेंट्स 10 सेक्शंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 1 से। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 हमारा बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल जो है इसका, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस एक्ट को हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन ब्रैकेट में प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कहते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर आज की डेट में देखें, हम 2024 में देखें, ठीक है, तो यहां पर अब पूरे इंडिया पर ये एक्सटेंड होता है। इस मतलब इसकी जो एक्सटेंडेबिलिटी है वो पूरे कंप्लीट होल ऑफ इंडिया पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उसको भी यूनियन टेरिटरी बना लिया गया था। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेटेड अपॉइंट। मतलब इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट होगी वो ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश करी गई जिस डेट पे ये आ गया वो इसकी इन्फोर्समेंट डेट मानी जाएगी। ठीक है, तो वो डेट कौन सी है स्टूडेंट? 2 अक्टूबर 1987 ये हो जाएगी इसकी इन्फोर्समेंट डेट। और इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या हो जाएगी? 23 दिसंबर 1986 ये इसकी इनैक्टमेंट डेट हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 पर, डेफिनेशन क्लॉज। तो यहां पर हमारे पास करीब 5 से 6 डेफिनेशन इस कंप्लीट बेयर एक्ट के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन जो हमको बताता है वो है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का मतलब बताया है बेसिकली कि आपके एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना क्या कहता है। देखो, एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पर कि मैं यहाँ पर नोट्स बना देता हूँ, देखो साथ साथ। एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा नोटिस से है, सर्कुलर से है, या फिर आपका लेबल से है, ठीक है, या फिर आपका रैपर से है, या फिर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट से है। वो सब आपके विजिबल होते हैं। क्या होगा इनका? विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी होती है। विजिबिलिटी किसी भी फॉर्मेट से हो सकती है आपकी, या तो साउंड, या तो लाइट, या तो स्मोक, या तो गैस। तो वो आपका एडवर्टीजमेंट होता है। देखो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। मतलब ये नोटिस को, सर्कुलर को, लेबल को, रैपर को, डॉक्यूमेंट को, इनको इंक्लूड करता है। और इसके साथ साथ उस विजिबल रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्लूड करता है जो कि किसी लाइट के द्वारा हो रहा है, या फिर किसी साउंड के द्वारा हो रहा है, या फिर किसी स्मोक के द्वारा हो रहा है, या फिर किसी गैस के द्वारा हो रहा है। तो वो हम कहेंगे कि वो वहां पर एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर बात करता है डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? बांटना, बेसिकली किसी भी चीज को बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज, यहां पर सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ विमेन। मतलब विमेन के फिगर का किसी भी फॉर्मेट में डिपिक्शन कर देना।
हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट, उसकी जो फॉर्म है या फिर उसका जो बॉडी है या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट है, इन सच अ वे एज टू हैव इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट, जिससे कि वो इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और डेरोगेटरी और डीनिग्रेटिंग women is likely to depraved, corrupt और injure the public morality और morals, जिससे कि उस women का एक गलत तरीके से डिपिक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस डिपिक्शन के कारण उस डिपिक्शन के कारण पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स को क्षति पहुंच रही है। तो वो है आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लेबल। लेबल का मतलब क्या होगा? देखो, लेबल का मतलब यहां पर सिंपल सिंपल मैं कहूं, लेबल, लेबल से हम पहले जनरल भाषा में क्या समझते हैं? देखो, लेबल का मतलब होता है कि मतलब टैग, मतलब एक मोहर, मोहर समझते हैं आप, स्टैम्प तरीके से, तो वही सारी कुछ लेबल है। देखो, रिटन, मार्क, स्टैम्प्ड, प्रिंट या फिर कोई भी ग्राफिक मैटर एफिक्स हो रखा है और अपीयर हो रखा है किसी भी पैकेज पे। तो मान लो ये एक पैकेज है, मतलब ये एक बुक है सपोज, ठीक है, ये एक बुक है। इस बुक के ऊपर आपने, ठीक है, आपने कोई भी अपनी कंपनी बना रखी है और उस कंपनी का लोगो आप चाहते हैं कि इस बुक के ऊपर लगे, तो यहां पर आपने अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया है और ये बुक आपने मार्केट में पब्लिश करा दी। तो ये जो लोगो आपने लगाया है, ये आपका लेबल है वहां पर बुक के ऊपर, मतलब कि ये जो बुक है वो इस पर्टिकुलर ब्रांड को, इस पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेबल का मतलब। चलो आगे बढ़ेंगे, पैकेज के बारे में जानेंगे। पैकेज का मतलब क्या हुआ? ये जो पैकेज है इसका मतलब क्या हुआ? पैकेज का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो बॉक्स हो सकता है, वो एक कार्टन हो सकता है, वो टिन हो सकता है, या फिर कोई भी अलग कंटेनर भी हो सकता है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब का डेफिनेशन क्या हुआ? प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रिस्क्राइब का मतलब होगा, मतलब बेसिकली आपके रूल्स के बारे में बता रखा है। देखो, हर कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ से प्रिस्क्राइब्ड होती ही है, मतलब किसी ना किसी रूल से गवर्न होती ही है। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब का मतलब वही है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, मतलब आपके इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड या किसी भी फॉर्मेट से रिलेटेड, वो आपके यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न की जाएंगी। मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो जितने भी रूल्स लिखे हैं, जितने भी सेक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, जितने भी सारे कानून लिखे हैं, तो उनके तहत इन सारी चीज़ों को डील किया जाएगा, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 3 के पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, ठीक है। देखो, यहां पर सीधा सीधा क्या कह रहा है, यहां पर बात कर रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, यहां पर बात कर रहा है प्रोहिबिशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट्स? प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है। तो प्रोहिबिशन के बारे में क्या बात कर रहा है वो? प्रोहिबिशन के बारे में वो कह रहा है कि एड कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन, ठीक है। अब देखो, इंडिसेंट यहां पर लिखा है कि नो पर्सन शैल, क्या नहीं कर सकता? वो पब्लिश नहीं कर सकता, अरेंज नहीं कर सकता, और साथ ही साथ वो क्या नहीं कर सकता स्टूडेंट्स? पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट इन किसमें? पब्लिकेशन में या फिर एग्जीबिशन में, ठीक है।
किस फॉर्मेट में? ऑफ एड containing the indecent representation of women। तो ये आपका सेक्शन नंबर 3 आपका बताता है कि नो पर्सन शैल पब्लिश, अरेंज और पार्टिसिपेट इन पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एड, किसी भी एड के पब्लिकेशन में या फिर उस एड के एग्जीबिशन में वो कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उनको अरेंज नहीं करवा सकता, उनको पब्लिश नहीं कर सकता, वो एड जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं किसी भी विमेन का। तो देखो बेयर एक्ट में क्या लिखा है? नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। देखो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा सा है ना, मतलब इसको देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे बच्चे, ओहो, है ना। देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, आओ सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। देखो सेक्शन नंबर 4 बेसिकली क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बिल्कुल एक एक बात, तब ये पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 4 यहां पर बात कर रहा है प्रोहिबिशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट्स? प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में किस चीज की प्रोहिबिशन, किसके ऊपर रोक लगा रहा है, किसको, कोई भी मतलब किस चीज के लिए प्रोहिबिट कर रहा है वो? देखो पब्लिकेशन या फिर सेंडिंग बाय पोस्ट। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी बुक हो सकती है, वो आपका पैम्पलेट हो सकता है, वो आपका एड हो सकता है, कंटेनिंग आईआर ऑफ विमेन। ठीक है, चलो अब देखो इधर समझो, यहां पर कह रहा है कि नो पर्सन, क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल, क्या नहीं कर सकता वो? प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता उसको, हायर नहीं कर सकता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता उसको, और उसको स्पीड पोस्ट नहीं कर सकता, स्पीड पोस्ट बाय पोस्ट। ठीक है, ये चीज कोई भी पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, हायर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, स्पीड पोस्ट नहीं कर सकता। क्या चीज, किस चीज के क्या चीज वो प्रोड्यूस, सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट या फिर पोस्ट नहीं कर सकता? वो है कोई भी बुक, या फिर हो सकता है कोई पैम्पलेट, या फिर हो सकता है कोई पेपर, ठीक है, या फिर कोई स्लाइड, या फिर कोई फिल्म, या फिर कोई भी राइटिंग। ठीक है, वो चीज जिसमें कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो विमेन का, वो चीज वो नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन 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 प्यारे बच्चों, यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि जहां पर आप लॉ पढ़ते हो बच्चा, वहां पर आपका एक्सेप्शन तो आएगा। सही बात है, एक्सेप्शन तो आएगा। एक्सेप्शन में ये कह रहा है, देखो नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो कोई भी व्यक्ति
प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, हायर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, स्पीड पोस्ट नहीं कर सकता, किसी भी बुक का, पैम्पलेट का, पेपर का, स्लाइड का, फिल्म का, राइटिंग का। लेकिन 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 यहां पर एक फंडा है, यहां पर क्या है, एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट। तो एक्सेप्शन में क्या कह रहा है कि कुछ हद तक वो रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या कह रहा है वो यहां पर, कुछ हद तक वो यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता है, और उस केस में हम उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मानेंगे। उस केस में हम उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मान सकते। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, देखो। पहला पॉइंट मैं आपको बना देता हूं कि अगर वो किया जा रहा है, इफ इट इज शुड बी डन फॉर द पब्लिक गुड, इफ इट इज शुड बी डन फॉर द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के कॉन्टेक्स्ट से हम क्या समझे, पब्लिक गुड के कॉन्टेक्स्ट से हम ये समझेंगे कि मान लो अगर वो पढ़ाई का एक हिस्सा है, जैसे साइंस होती है ना, साइंस, देखो, साइंस के अंदर और हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सी ऐसी मूर्तियां देखते हैं, हम बहुत से ऐसे स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हमको बहुत सी ऐसी मूर्तियां के बारे में दिखाया जाता है जिसमें कि विमेंस की मूर्तियां होती हैं वो। तो हम क्या वो कह सकते हैं कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? नहीं, वहां पर एक एजुकेशन के पर्पज से वो चीज वहां पर पढ़ाई जा रही है बाकायदा, तो वहां पर वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, साइंस और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री भी लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना। चलो, दूसरा फंडा यहां पर ये कह रहा है कि बोनाफाइड पर्पज से उसको दिखाया जा रहा है, तो वहां पर भी आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। बोनाफाइड पर्पज क्या समझे, कि आपका रिलीजियस पर्पस हो सकता है सर। क्या होगा, रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के उससे दिखाया जा रहा है, तो फिर वो आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं मान सकते हम। नेक्स्ट यहां पर हम सेकंड पॉइंट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट यहां पर कह रहा है कि अगर वो किसी स्कल्पचर के फॉर्मेट में है, या फिर किसी पेंटिंग के फॉर्मेट में है, या फिर किसी स्टैच्यू के फॉर्मेट में है, वो स्टैच्यू जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है, एंशियंट हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है, या फिर कुछ ऐसे स्टैच्यू जो हमारे मंदिरों के बाहर, जो हमारे एंशियंट पौराणिक मंदिर हैं, मंदिरों में स्टैच्यू जो रखे हुए हैं वो, या फिर कोई भी आइडियल्स, ठीक है, या फिर कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंटल, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो उस पर्पज में भी, उस केस में भी आपका यहां पर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वो नहीं मान सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड कैटेगरी। ठीक है, देखो, यहां पर अगर मान लो कोई फिल्म बनाई गई है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड भी है, या फिर कोई भी साउथ की मूवी है, या फिर कोई भी, मतलब कोई भी मूवी हो सकती है, वो शॉर्ट फिल्म हो सकती है, वो बायोपिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर उसके ऊपर कोई भी मूवी बना रखी है, क्या बनाया हुआ स्टूडेंट, फिल्म बना रखी है, जहां पर विमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, लेकिन वो मूवी एजुकेशनल पर्पज से बना रखी है, हम्म, एक सच्चाई को दिखाने के पर्पज से वो चीज वहां पर दिखाई गई है, और साथ ही साथ हमारा जो सिनेमेटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, अगर ये बेयर एक्ट, ये जो कानून है हमारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट, इस एक्ट के तहत ही हमारी सारी फिल्मों को अप्रूवल मिलता है। ठीक है जी, तो इसी एक्ट के द्वारा अगर उस फिल्म को अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, तो वहां पर वो उस केस में बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, और वहां पर किसी वेमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कराया जा रहा। लेकिन लेकिन अगर किसी वेमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है,
प्रोड्यूस फॉर्मेट में, सेल फॉर्मेट में, हायर फॉर्मेट में, डिस्ट्रीब्यूट में, सर्कुलेट में, स्पीड पोस्ट पे, या फिर किसी बुक के अंदर, पैम्पलेट में, पेपर में, स्लाइड में, वहाँ पर, तो वो आपका प्रोहिबिशन है, उसको नहीं कर सकते आप। लेकिन उसके कुछ 3 एक्सेप्शन भी है, वो आपके यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये आपके 3 एक्सेप्शन हो जाएंगे। चल एक बार बेयर एक्ट को फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो बेयर एक्ट में क्या लिखा है सेक्शन नंबर 4 में। देखो सेक्शन नंबर 4 में यहाँ पे बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। पहली लाइन जो हमको बता रही है, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। तो मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे जी। ठीक है, पहला देखो पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है कि सर एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, जिसका पहला पॉइंट बात कर रहा है द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव इज जस्टिफाइड एज बीइंग पब्लिक गुड। क्या बात कर रहा है, पब्लिक गुड, मैंने बोला था ना पब्लिक गुड, ऑन ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज इंटरेस्ट ऑफ द साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर सब्जेक्ट ऑफ द जनरल कंसर्न, जैसे कि हिस्ट्री। दूसरा पॉइंट यहां पर बात कर रहे हैं विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर द रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए उसको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बी पॉइंट जो यहां पर हमको बच्चा कह रहा है, वो कह रहा है कि एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर, इनग्रेव, पेंटिंग और अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन ऑन और इन, क्या कह रहा है, देखो एनी एंशियंट any ancient monuments within the meaning of ancient monument and archaeological sites and remains act 1958, तो वो हमारा indecent representation नहीं होगा। next any temple on or on any car used by the conveyance of the ideals or kept or using for any religious purpose। next third point हमको यहाँ पर कह रहा है कि any film in respect of which the provisions of the part 2 of the cinematography act 1952 एक्ट 37 ऑफ 1952 विल बी एप्लीकेबल, तो वहां पर वो आपका क्या होगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका सेक्शन 4 था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5 पे। देखो सेक्शन नंबर 5 भी बिल्कुल सेक्शन नंबर 4 की तरह है, काफ़ी बड़ा सा है ये। ठीक है, तो इसको सिंपल करना तो फिर बनता है ना, चलो इसको सिंपल करते हैं। देखो यहां पर बात कर रहा है, देखो बच्चों सेक्शन नंबर 5 में बात कर रहा है आपका पावर्स टू एंटर एंड सर्च। क्या बात कर रहा है, पावर्स टू एंटर एंड सर्च। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे थोड़ा सा कि यहां पर कि कुछ भी चीज को ढूंढने के लिए, कुछ भी चीज को खोजने के लिए, कहीं पे जाने के लिए भी पावर की जरूरत रहेगी। मतलब किसी भी चीज़ की खोज करनी है, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना है, ढूंढना है, सीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या पावर्स हैं और वो पावर किसके पास रहेगी और किस तरीके से उस पावर का बाइफर्केशन है क्या नहीं है, वो हम सेक्शन नंबर 5 में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब पहली बात तो ये सवाल उठता है कि सर ये पावर होगी किसके पास में, तो स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑथराइज्ड गैजेटेड ऑफिसर के पास ये पावर होगी। ठीक है, और वो पावर हो सकती है आपकी 3 टाइप्स में। पहला होगा एंटर एंड सर्च। एंटर और सर्च की पावर। दूसरा पावर यहां पर इनके पास में होगा सीज करने का, और तीसरा पावर होगा स्टूडेंट इनके पास एग्जामिन करने का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एंटर और सीज तो ये कर रहे हैं, लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो ढूंढ रहे हैं बेसिकली आपकी जगह।
जहां पर वो एक्सकवेशन या मूर्ति मिली थी या जो भी चीजें हुई थी। ठीक है। सीज, सीज क्या करेंगे वो, सीज क्या क्या कर सकते हैं वो एड को सीज कर सकते हैं, वो एड जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी विमेन का। ठीक है। एड कंटेन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, एड कंटेन आईआर ऑफ विमेन, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर एड जो कि एक्ट के कॉन्ट्ररी है, मतलब एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है जी। चलो, एग्जामिन, एग्जामिन क्या करेंगे जी, ये एग्जामिन ये वो करेंगे जो भी चीजें सीज करके लाएंगे या ढूंढ के लाएंगे उस चीज को एग्जामिन करने की पावर इनके पास में है। तो मतलब ये कोई भी रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड हो सकता है ये। ठीक है। ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी दस्तावेज हो सकता है, कोई भी स्कल्पचर हो सकता है। ठीक है। ये आपका कोई भी लाइक स्टैच्यू हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है लाइक एक्सेट्रा। ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ये पावर्स इनके पास में दी गई है। अब थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ी सी समझने की है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। देखो, ध्यान से समझने का ये है कि अगर कोई भी ड्वेलिंग हाउस है आपका, क्या समझे, अगर आपका कोई भी ड्वेलिंग हाउस है तो वहां पर ये ऑफिसर जो होगा, ऑथराइज जो गेजेटेड ऑफिसर है बेटा, ये आपका वहां पर विदाउट वारंट एंटर नहीं कर सकता। यहां पर ये चीज समझने की है दैट नो एंट्री अलाउड इन ड्वेलिंग हाउस विदाउट वारंट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर क्या कह रहा है कि देखो, जो जैसे कि ये हमारा जो नेचर है, कंप्लीट एक्ट का जो नेचर हमको समझ में आ रहा है, ये हमारा थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ की तरफ हमको मूव लेके जा रहा है। तो यहां पर पावर्स जो होंगी, पावर्स टू सीज, एंटर और सर्च, इसके ऊपर हमारी सीआरपीसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमको जो समझने का है इसमें वो ये है कि अगर मान लो कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज सीज की गई है, कोई भी एड या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सीज कर लिया गया है। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या एड गॉट सीज, क्या चीज गॉट सीज्ड, तो वो ऑफिसर, ऑफिसर शुड, वो इन्फॉर्म करेगा जा करके किसको, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, और साथ ही साथ जो भी उसने सीज किया होगा वो जा करके उसकी कस्टडी में दे देगा। ऑफिसर शुड इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग कलर से लिख देंगे। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है। एंड हैंड ओवर द सीज्ड सब्सटेंस टू देम। ठीक है। तो ये आपका बेटा सेक्शन नंबर 5 है, कंप्लीट, समझ में आ गया। ठीक है। मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स हो सकता है, वो उसके पास आपके 3 टाइप्स की पावर होंगी, पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा पावर। ठीक है। इनके साथ साथ हमको ये भी चीज़ समझने की होती है कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी ड्वेलिंग हाउस में एंटर नहीं कर सकता। दूसरा, यहाँ पर सीआरपीसी अप्लाइड हो रही है बेटा प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो यहाँ पर ये कोई भी चीज़ अगर सीज्ड मिलती है, मतलब
सीज कर लेता है, उसको बरामद कर लेता है, ठीक है। तो वहां पर वो सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जाकर के इन्फॉर्म करेगा और इन्फॉर्म के साथ साथ वहां पर वो डॉक्यूमेंट भी उसको हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। आओ सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं, चलो। देखो बेटा, सेक्शन नंबर 5 कह रहा है आपका क्लॉज 1 में, subject to such rules may be prescribed, any gazetted officers authorized by the state government may within the local limits of this area for which he show authorized, वो authorized होगा वो चीज करने के लिए। कौन? गेजेटेड ऑफिसर बेटा, ठीक है। देखो किस चीज के लिए ऑथराइज्ड है वो? टू एंटर एंड सर्च ऑल द रीजनेबल टाइम्स with such assistance if any he considered necessary or any place which he has reason to believe that an offense should be act offense under this act has been committed. Next, seize any advertisement or any book or pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation, or figure which he has been reason to believe contravenes any of the provisions of this act. Next, examine any record, registered documents, or any other material object found in any place mentioned in clause A, and sees the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commissions of an offense punishable under this act. एग्जामिन कर सकता है, सीज कर सकता है और एंटर एंड सर्च कर सकता है। चलो, प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनो। प्रोवाइडेड दैट में यहाँ पर लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड टू इनटू अ प्राइवेट डुएलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, कहा था मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, provided further that the power of seizure such under such subsections may be exercised in respect of any document, article, or thing which contain any such advertisement, including the content if any such document, article, or thing if the advertisement cannot be separated by reasons of its being embossed or otherwise from such documents or article or thing without affecting the integrity, utility, or saleable value thereof. ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है, स्टूडेंट देखो ध्यान से सुनो। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल और फार एज मे बी अप्लाई टू सच प्रोसीजर search or seizure under this act as they apply to any search and seizure made under the authority of the warrant issued under the 94 of the CRPC. Next, third clause, where any person sees anything under section B or under section C, यहाँ पर ये चीज, ठीक है, ये of subsection 1, he shall as soon may be inform the nearest magistrate and take his orders to the custody thereof, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 5 था। चलो अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 6 पे, ठीक है। देखो सेक्शन नंबर 6 में बेसिकली सिंपल सिंपल भाषा में स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 में सिंपल सिंपल भाषा में यही लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि कंट्रावीन करता है, उल्लंघन करता है, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो वो उल्लंघन करता है सेक्शन नंबर 3 का और सेक्शन नंबर 4 का। क्या कर रहा है? पर्सन कंट्रावीन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ एक्ट, तो वहां पर उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? उस केस में उसको स्टूडेंट क्या मिल जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी। और पनिशमेंट कितने की लगेगी उसको? 2 years प्लस फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर अगर वो इसी इवेंट को दोबारा से रिपीट करता है तो वहां पर उसको 6 month की लगेगी एडिशनल, प्लस वो एक्सटेंड हो सकती है वो 5 year तक। और यहाँ पर आपका जो फाइन होगा, क्या होगा? फाइन हो सकता है 1000 रुपीज टू 1 लाख। तो ये आपका यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 में पेनल्टी के उसमें सेक्शन में दे रखा है। देखो पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 क्या लिखा है। एनी पर्सन हु कंट्रवीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन में वो 2 साल और फाइन के लिए अंदर जाएगा। इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन और फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 2 years, ठीक है। एंड विथ फाइन मे बी एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़। फाइन यहाँ पर कितना लिखा है बेटा?
फाइन लिखा है आपका 2,000 रुपये। ठीक है, चलो। एंड इन द इवेंट ऑफ द सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ तो मिनिमम लगेगी उसको, बट विच में बी एक्सटेंड टू द 5 years, 5 years तक एक्सटेंड हो सकता है। ऑल्सो विथ अ फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। ठीक है, वो यहाँ पर 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज टू 1 लाख। ठीक है, चलो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 भी थोड़ा सा बड़ा है, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटा लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 7 में यहाँ पर 3 चीज़ें हमको सबसे पहले पढ़ लेनी है। पहला पॉइंट ये है कि ऑफेंस बाय द कंपनी, अगर कंपनी के द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है तो वहाँ पर गिल्टी कौन होगा, कंपनी होगा या फिर पर्सन होगा, कौन होगा? तो हु इज द ऑफेंडर, तो यहां पर वो होगा पर्सन टेकिंग चार्ज ऑफ कंपनी, मतलब वो पर्सन जिसने कंपनी का चार्ज ले रखा था कि कंपनी किस तरीके से रन करनी है। कंपनी का मतलब एक तरीके से मालिक कह लो या सुपरवाइजर कह लो या डायरेक्टर कह लो, जो भी है वट, तो वहां पर वो ऑफेंडर मान लिया जाएगा कि उसी ने ही वो ऑफेंस किया और उसको गिल्टी करार भी कर सकते हैं इफ इन केस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑफेंस बाय कंपनीज के सेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो ये है कि अगर कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ, ठीक है, व्हेन नो ऑफेंस, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? व्हेन नो ऑफेंस, मान लो जो भी पर्सन था उसकी गैर मौजूदगी में वो ऑफेंस हो गया, तो वो पर्सन यहां पर क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, टू प्रिवेंट इट, अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वो एक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमको ये पढ़ना है स्टूडेंट कि हु विल बी पनिश्ड, कौन पनिश्ड होगा? तो यहां पर वो हो सकता है डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बॉस, मैनेजर या ऑफिसर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 7 है। देखो सेक्शन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्लॉज में बच्चा बात कर रहा है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड was in the charge of the responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to proceed against the against and punished accordingly। समझे? चलो नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन shall render any such person liable to be punished if he prove that the offence was committed without his knowledge and he shall exercise with all his due diligence to prevent the commission of the offence। वो रोकने के लिए एक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेकंड क्लॉज में कि आपका नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन 1 where any offence under this act has been committed by a company, then it is proved by the offence has been committed with the consent of the conveyance of the attributed to any neglect on the part of the director, manager, secretary or any other officers of the company, तो वहां पर उस बंदे को क्या कर लिया जाएगा? पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली। क्या समझे? यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी दे रखी है। पहला होगा कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होगा? कंपनी का मतलब यहाँ पर बोला कंपनी मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि एक फर्म इंक्लूड कर सकती है या फिर इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन भी हो सकता है। वो डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? वो डायरेक्टर फर्म से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई भी पार्टनर हो सकता है किसी भी फर्म का। ठीक है,
तो ये आपका सेक्शन नंबर 7 है। सेक्शन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपका बताता है, क्या बता रहा है सेक्शन नंबर 8? सेक्शन नंबर 8 बता रहा है कि ऑफेंस टू बी कोग्निजेबल एंड बेलेबल। ऑफेंस इसका कोग्निजेबल होगा या फिर बेलेबल होगा, क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताई थी लेक्चर के अंदर कि यहाँ पर आपका सीआरपीसी अप्लाई हो रहा है बेटा। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? सीआरपीसी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है और सारे के सारे आपकी जो ऑफेंस हो रखे हैं, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा सेक्शन नंबर 8 में बता रखा है कि ये ऑफेंस शुड बी कोग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस। ऑफेंस शुड बी, पहली बात इसमें 3 चीजें याद रखनी है इस सेक्शन के अंदर। देखो, पहला चीज ये रखनी है कि सीआरपीसी 1973 अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमको ये याद रखना है बेटा, क्या रखना है? कि बेलेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल ऑफेंसेस, और साथ ही साथ ये कोग्निजेबल ऑफेंसेस है। बस हो गया सेक्शन नंबर 8 खत्म। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 9 पे आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। यहां पर आपको ये बात समझने की बेटा कि कोई भी सूट या कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स, आप, क्या बोला मैंने? कोई भी सूट, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या कोई भी प्रोसिक्यूशन आप इनिशिएट नहीं कर सकते। डू नॉट इनिशिएट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा? यहां पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, और आपके सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि गुड फेथ में अपने एक्शंस को ले रहा था। किस में ले रहा था वो? गुड फेथ में क्या ले रहा था? एक्शन ले रहा था। तो उसके ऊपर आप कोई भी सूट, लीगल प्रोसीडिंग, प्रोसिक्यूशन आप इनिशिएट नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 10 जो कि लास्ट सेक्शन है हमारे इस सब्जेक्ट का, वो है आपका पावर टू मेक रूल्स। ये आपका सेंट्रलाइज्ड एक्ट है। कॉमन सेंस लगाओ। देखो, ऊपर के सब सेक्शन नंबर 1 में मैंने सबसे पहले बात करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन में इसका इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट जो भी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात तो फिर ये होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये ऑथराइज हो रखा है, तो ये सेंट्रल एक्ट है आपका। ये क्या है आपका? सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही फिर पावर होगी, जब वही नोटिफिकेशन में लेके आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगी कि वो इसके तहत अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंगली एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन 1 में बात कर रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको बता रहा है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट द प्रीजुडाइज टू द general generality of the foregoing power, generality of the foregoing power, such rules may provide for all any of the following matters, namely। पहला पॉइंट बात कर रहा है किस चीज के बारे में बात कर रहा है? पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट यहाँ पर बात कर रहा है आपका द मैनर इन विच द सीजर ऑफ द एडवर्टीजमेंट और द आर्टिकल शेड बी मेड एंड, मतलब सीजर और अरेस्ट और सर्च के बारे में यहाँ पर ये रेगुलेशंस बना सकता है कि किस तरीके से वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जाकर के देगा, उससे रूल्स, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कस्टडी के रिगार्डिंग में यहाँ पर चीज़ें बता रखी हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में बोल रखा है कि एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द प्रिस्क्राइब, जो भी अगर कोई भी मैटर एज पर द सिचुएशंस हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली भी वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई या चेंज किया जा सकता है या फिर बनाया भी जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमको क्या बोल रहा है स्टूडेंट, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एंड soon as may be after it is made before each house of the parliament while it is in the session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions,
and if before the expiry of the session immediately following the sessions or the successive sessions aforesaid both houses agree in making the modification or in the rules and पूरा मतलब प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आपके जो क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर आपके दोनों हाउसेस से मिल करके वो सारी चीज़ें किस तरीके से मॉडिफाई और सक्सेसफुल तरीके से वहाँ पर लॉ को बनाया मॉडिफिकेशन कराया जा सकता है। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पर जानकारी है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ब्रैकेट में प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक्ट है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट्स को भी हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और एक अच्छे लेवल से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाते हुए निकलेंगे। ठीक है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम हैंड पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय एंड अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बाय बाय।